नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का तीसरा लेक्चर, जो कि है मुगल साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत के एंड में कि लोदी वंश का अंतिम शासक जो हुआ था, अंतिम रूलर जो था इब्राहिम लोदी, उसकी लड़ाई होती है बाबर के साथ में, जो कि है हमारा पानीपत की फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा देता है और यहाँ पर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो मुगल साम्राज्य इस लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, मतलब 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय भारत कैसा था, इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा फील आए कि आप उस दौर को देख रहे हो लाइव। तो आप उस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करना, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपके आंखों के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और आप लाइव वो सारा नज़ारा जो है वो देख पा रहे हैं कि हमारे इतिहास में ये घटना जो है वो घटी थी। हम तो उस समय थे नहीं, बट आपके पास ऐसी दिव्य शक्ति आ गई है कि आप वो सभी घटना जो है वो देख पा रहे हो। तो आपको एज अ स्टोरी, एज अ मूवी, वो सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है इस टॉपिक को पढ़ने का। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स 14th सेंचुरी की, 14वीं शताब्दी की। तो उस समय भारत कैसा था। चारों ओर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी। चारों ओर देश में एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन हो रहे थे। इसी माहौल में एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं मुगल साम्राज्य। अब सवाल आता है कि ये मुगल कौन थे। मुगल बेसिकली दो महान वंशों के वंशज थे। और ये दो महान वंश कौन से थे। एक ओर से थे मंगोल और दूसरी ओर से थे तुर्क। मतलब इनकी माँ की ओर से मुगल मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, जो अपने समय में चाइना और सेंट्रल एशिया के कई हिस्सों पर राज करते थे। चंगेज खान की ताकत और युद्ध कला उनके खून में थी, जिसने उन्हें एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व क्षमता प्रदान कर दी थी। पिता की ओर से बात करें तो मुगल तैमूर के वंशज थे, जो उस समय ईरान, इराक और तुर्की जैसे क्षेत्रों पर राज करते थे। तैमूर का साम्राज्य इस्लामी संस्कृति से जुड़ा हुआ था, इसीलिए मुगलों को इस्लामी तुर्क साम्राज्य से भी जोड़ा जाता है। मुगल खुद को सुन्नी मुसलमान मानते थे। उनके खून में मंगोल और तुर्की संस्कृति का अनोखा मिश्रण हमको देखने को मिलता था, जिसने उन्हें एक अलग सी पहचान दी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है। बाबर को जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही बाबर ने यहाँ पर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर जो था ये पहला मुगल सम्राट बना। बाबर अफगानिस्तान से आया था और इसने अपने साथ एक नई संस्कृति और भाषा भी लेकर आया था। इसने फारसी को अपनी साम्राज्य की आधिकारिक भाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। हम मुगल साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर 19 बादशाह हुए। कितने? 19। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, बट इनको बेसिकली हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक के, इन्हें बोला जाता है अर्ली मुगल। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और बहुत ही शक्तिशाली भी बन रहा था। 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक बात करें तो ये कहलाते हैं सक्सेसर मुगल। मतलब यहाँ पर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः खत्म हो गया। तो इन दो भागों में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला भाग है हमारा 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का, इसके अंदर हम बाबर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हुमायूं आया था, उसका शासनकाल डिस्कस करने वाले हैं। फिर अकबर आया था, अकबर को डिस्कस करेंगे। फिर जहांगीर आया था, फिर उसका बेटा शाहजहां, एंड लास्ट में हम औरंगजेब को डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में कई मुगल शासक रहे। बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, दर्जा, दौलत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इतने सारे मुगल रूलर हमको देखने को मिले 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में। इनको हम कुछ इंपॉर्टेंट है वही बट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो 1526 से लेकर 1707 तक का जो समय है, इसके बीच में जो शासक रहे हैं, इनको हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाबर से। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर का समय 1526 से लेकर चलता है 1530 तक का। बहुत ही शॉर्ट समय था
बट बहुत ही बाबर की जो कहानी है बेहद दिलचस्प है और संघर्षों से भरी हुई है। चलिए जानते हैं कि कैसे बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बचपन की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम। तो बाबर का बचपन और जो प्रारंभिक संघर्ष थे 1494 ईस्वी में, जब बाबर केवल 12 साल का था, उसके पिता उमर शेख का निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद उसे फरगना, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में है, उसकी गद्दी पर बिठा दिया गया। एक छोटी सी उम्र में ही बाबर ने शासक बनने की जिम्मेदारी उठाई थी। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी सत्ता मजबूत कर ली। 1517 के बाद से उसने भारत की ओर ध्यान देना शुरू किया। उस समय भारत में अफगान सरदार और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष चल रहा था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा दोनों ही इब्राहिम लोदी के विरुद्ध थे और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। 1519 और 1524 के बीच में बाबर ने भेरा, सियालकोट और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया, जिसमें उनका पहला अभियान 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में उसने भेरा और बाजौर को अपने अधीन कर लिया। काबुल की विजय के बाद में बाबर ने वहां के हर नागरिक को एक सोने का सिक्का दिया, जिससे खुश होकर जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो बाबर को दी गई थी, राइट। इसके बाद 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर का मुकाबला होता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा वॉर पॉलिसी और आर्टिलरी तोपखाने का उपयोग किया था, जो कि उस समय के लिए एक नई रणनीति थी। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिन्होंने इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के तोमर वंश के विक्रमाजित मारे गए। इस विजय के बाद बाबर ने मुस्लिम जनता को तमगा कर से मुक्त कर दिया। बाबर ने भारत में प्रवेश करने के बाद में लगातार 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत की फर्स्ट बैटल, पानीपत का पहला युद्ध, इसके बाद में 3 और लगातार युद्ध बाबर ने लड़े थे। चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया और खुद को गाजी की उपाधि भी दी। इस्लामी परंपरा में गाजी उस योद्धा को कहा जाता है जिसने इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध किया हो। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय की मृत्यु के बाद उसकी रानी मणिमाला ने 1600 से अधिक वीरंगनाओं के साथ में जोहर कर लिया था। इसके बाद 1529 में बाबर ने लड़ा था घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध हुआ था, ये बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर ने अफगान महमूद लोदी को युद्ध में पराजित किया। तो इस तरीके से बाबर ने भारत में इंटर करते ही लगातार 4 युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था, तो किसके साथ लड़ा था? मेदिनी राय के साथ लड़ा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्किश भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खान ने किया था। बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुबैयान पद शैली की बात करें तो इसमें सेना के सैनिक और घुड़सवार जो होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। बेसिकली बाबर के द्वारा ये एक युद्ध रणनीति थी। इसका उद्देश्य यह था कि दुश्मन को स्थिर नहीं होने दिया जाए। मुबैयान पद शैली के द्वारा बाबर ने कई युद्ध लड़े और कई युद्धों में विजय भी प्राप्त की। इस कारण से इसे इस रणनीति का जन्मदाता कहा जाता है, मुबैयान पद शैली। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और जिंदाल। 1530 में फ्रेंड्स बाबर की मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। देखिए, बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसका शरीर जो है वो काबुल में दफनाया जाए। तो अंतिम इच्छा के अनुसार उसके शरीर को काबुल ले जाया गया और वहां पर दफनाया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग में उसे दफनाया गया था। फिर बाद में उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसके शरीर को काबुल ले जाया गया और वहां पर दफनाया गया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है।